इरिटेट नहीं होना है। रिपीट इसलिए करते हैं कि हर बार कोई नया आदमी रहता है तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत रहती है। जैसे आप लोग को कम से कम 5 पेज हर चीज़ के बारे में लिखना है। जैसे 5 पेज आपको GS1 का कोई मैटर लिखना है, 5 पेज GS2 से लिखना है, और रेस्ट जो है कम से कम 5 से 6 पेज ये लिखना है ऑप्शनल से। और DI बनाना है, DI बनाना है, यानी कम से कम दो क्वेश्चंस कोशिश करना 40 मिनट्स में। ठीक है, इतना आपका मिनिमम स्टडी हैबिट PT के बाद होना चाहिए। ठीक है, यदि DI को मान लीजिए 4-5 पढ़ने लगेंगे तो यानी कुल मिला के आपने कितना लिखा, 20 पेज। ये 20 पेजेस मिनिमम राइटिंग आपको करना है। कितने लोगों का कल 20 पेज हुआ है राइटिंग? हाथ नीचे करो। 20 नहीं है तो फिर हाथ में, तो यहाँ तक हाथ आएगा है? जिसका 20 होगा तो हम पूरा ऐसा करेगा, जय हिंद टाइप। हैं, तुम्हारा 20 पेज हो गया है, क्या बात है। ये करती हैं, ये मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको तो हम देख रहे हैं, तो कॉपी पे कॉपी भरता है और यह काम करेगा परीक्षा हॉल में। आपको जब सबका हाथ रुकेगा ना तब भी आपका हाथ चलता रहेगा, दर्द नहीं करेगा। और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो उस दिन, मान लीजिए परीक्षा 7 दिन बाकी है, तो हम आपको तेज लिखना नहीं सिखा सकते हैं। सिखा सकते हैं क्या? DI बनाना बताया जा सकता है, लेकिन DI बनवाया जा सकता है 50 मिनट के कम में। नॉर्मली यदि 1 घंटा समय मिल जाए ना, हर आदमी DI बना देगा, कोई टफ काम नहीं है। लेकिन इसी को बनाना है 35 मिनट्स में, यह टफ काम है, यह बहुत प्रैक्टिस से आता है। इसको आप लोग एकदम प्रैक्टिस कीजिए कि हमको 35 मिनट्स में DI कवर करना है। और क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, क्या करना, मैम है, आप बातचीत कीजिए उनसे, समझिए DI। क्योंकि हमने हर बार कहा कि सेक्शन 1 में यदि DI आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका 200 प्लस नंबर कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जिसके अंदर तमन्ना जाग जाए, यह तमन्ना की बात है, आपके अंदर लॉ लग जाए तो लगन की बात है, वही लगन चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग रेगुलर कीजिए। तो 2 ही हाथ उठा, वो भी एक अधूरा एक पूरा, यह गलत है। हाथ जो है, ये 20 पेज वाला जो नियम है ना, जैसे PT का नियम दूसरा था और इसका नियम दूसरा है। ये कभी भी आप सोचिएगा ना कि आज का गीलेपन को कल के धूप में सुखा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बोले नहीं, वो महकने लगेगा। आज यदि कपड़ा गीला हुआ आज ही सुखाइए, आज भिंगा दिए कल सुखाइएगा, संभव है? तो काम का नहीं होना क्या है, गीलापन है, आज ही सुखाइए। और रूटीन से बड़ा कोई सहायक नहीं, किताब से बड़ा कोई गाइड नहीं। ठीक है, किताब पढ़िए, जो भी चीज़ें टेक्स्ट में दी जा रही है कि ये पढ़ना, सेलेक्टिव रहिए। हम लोग का रोल क्या है, क्या नहीं पढ़ना है यह बताना हमारा रोल, व्हाट नॉट टू रीड। क्योंकि क्या पढ़ना है इसकी संख्या बहुत बड़ी है, यदि आप सब पढ़ने ही लगेंगे तो नहीं काम चलेगा। 40 किताबों को एक बार पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, 10 किताब को 4 बार पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद है। तो यही अप्रोच होगा। तो मेंस में 35% ऑफ द सिलेबस पे बोले कमांड किया जाता है। PT में जितना एक्सटेंसिव पढ़ सकते हैं और इसमें जितना एक्सक्लूसिव पढ़ सकते हैं, दोनों का फ़र्क है। PT में जितना अध्ययन कर सकते हैं, मेंस में जितना मनन कर सकते हैं, चिंतन। आंख बंद करके, यदि हमारा एक दोस्त था, बैठ के ऐसे कुछ कर रहा था, तो हम बोले कि ये काम कर दो ना, बोला कि हम नहीं करेंगे। बोले क्यों, खाली तो बैठे हो। तो बैठा हुआ आदमी खाली होता है, ऐसा थोड़ी है। जो बैठा हुआ वो खाली है, जरूरी नहीं ना है। हम कर रहे हैं कुछ, तो क्या करा, पागल उगल हो गया क्या? तो बैठ के वर्ड रट रहा था, अंग्रेजी रिकॉल कर रहा था। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप लोग बस कल DI बनाइए ना, एक मैसेज कर दीजिए DI बना लिया। इससे क्या होगा कि आपके रात में 10 बजे भी बन रहा है, 11 बजे बन रहा है, सुबह 4 बजे बना रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे आपके बीच एक संपर्क बना रहेगा ना कि चलिए इनका एक हो रहा है और हमारे ऊपर एक ये रहेगा कि नहीं, ये ठीक रास्ते पे जा रहा है। जिसका नहीं बनेगा हमको पता भी चल जाएगा, क्योंकि रोज़ तो सुबह सुबह 4 बजे आप झूठ नहीं ले सकते हैं कि सर DI बना लिए।
नहीं तो झूठ की प्रैक्टिस हो जाएगी। कितनी बार झूठ लिखिए, एक आध बार नहीं बनेगा तब भी लिखिए सर डी आई डन, तो पूछ देंगे। दूसरा, किसी भी चीज को पढ़िए समझिए, बीपीएससी या यूपीएससी में, पीटी में और मेंस में, तो फर्क यही है, मेंस में तो उसका एकदम जड़ पकड़ने को। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? रूस यूक्रेन संबंध। यूक्रेन संघर्ष। और इसमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या आता है? और भारत। अब इसके बाद तो खुद सब कुछ आ जाएगा, यही पढ़ना है ना। लंबे समय से चल रहा है ये, तो हर एक चीज में क्या होता है? एक फैक्ट शीट होता है इसका। क्या फैक्ट शीट है? और एक होता है इसका इम्प्लीकेशन पार्ट। दो एलिमेंट है कि क्या तथ्य है और क्या इनका परिणाम है या प्रभाव है। यह ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है, थ्योरेटिकल होता है, और यह ज़्यादा फैक्चुअल और डेटा टाइप का होता है। यह जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में क्या है कि यह युद्ध कब शुरू हुआ। पीटी आप लोग दे चुके हैं, बताइए कब शुरू हुआ। 24 फरवरी। सही है, 24 फरवरी 2022। ठीक है। जैसे सरायेवो की घटना अब इस युद्ध का परिणाम बनी थी, परिणति के रूप में पहले वाले में, तो वैसे ही यह किस घटना के बाद यह युद्ध शुरू हुआ? नाटो शांत होने की इच्छा जाहिर करना। नहीं, वो तो रूस बाद में दिया ना। तो नाटो में यूक्रेन की शांति होने की इच्छा जाहिर करना इसका तात्कालिक कारण है। यूक्रेन को तो पहले ही घोषित कर दिया कि आपको हम शासित करेंगे। इस समझौता का मतलब क्या है? इसकी पूर्व पीढ़िका बन गई थी कि अब युद्ध इनएविटेबल है, अवश्यम भावी है। इनएविटेबल मतलब अवश्यम भावी, अब होकर रहेगा। और इस युद्ध के जड़ में क्या है, यदि आपसे हम पूछे, मतलब कल्पना करके या जो जानकारी है उसे बताइए, इस युद्ध के जड़ में क्या है? कोल्ड वार। ये तो बहुत ठीक है, सारी बातें तो कहीं ना कहीं जुड़ेंगे ही आपस में। जैसे कि ये जो बोल रहे क्रीमिया, चाहे सोवियत संघ, ये नाटो, ये सब तात्कालिक का मतलब एकदम जड़ है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताया था ना, कभी भी आंसर लिखिए किसी भी चीज़ का, जो स्ट्रेटेजिकल आंसर लिखना हो तो हमेशा उसमें या तो हिस्ट्री खोजिए या फिर ज्योग्राफी खोजिए। ये एक तरीका है, टेक्निक है। किसी चीज़ का आंसर लिख रहे हैं, जड़ में हमेशा या तो हिस्ट्री बोलिए। जैसे यह मान लीजिए हम एक रफ बता रहे हैं कि ये मान लीजिए रसिया है, और ये यदि ऐसे ऐसे करके यदि ये यूक्रेन है, और यहाँ पर बेलारूस है। तीन देश है, रसिया, ये पूरा पार्ट इधर जो है सब रसिया है, ये क्या है? यूक्रेन है, और यह है बेलारूस। इन तीनों का, और अब यदि यह रसिया है तब इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, नहीं एक डिवीजन टाइप का दिख रहा है, तो यदि यह ऐसे बड़ा होता तो और अच्छा होता। अब इधर क्या है? इधर यूरोप है। ये पूरा यूरोप है। तो युद्ध जो है रसिया वर्सेस यूरोप है। क्यों? यूक्रेन एक स्ट्रेटेजिक जगह है। यदि बहुत डीप में जाइएगा ना, तो यूक्रेन का अर्थ ही सीमाई इलाका होता है, सीमावर्ती इलाका। हाँ, यूक्रेन का अर्थ ही होता है सीमावर्ती इलाका। तो यह शुरू से ही एक सीमांत प्रांत है।
देखिए इस इधर से भी देखिएगा तो सीमा है, इधर से भी सीमा, इधर मतलब पूरा यह सीमा सीमा से जुड़ा हुआ है। और रसिया तो इसको इंटीग्रल पार्ट मान रहा था, इसको भी और इसको भी। तो होता क्या कि जब एक परिस्थिति बनी 1990 में और यह अलग हो गया, हाथ से निकल गया, तो जब ये पावर में लग रहा है रसिया को कि हम पावर में हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को और कंसोलिडेट करें। होता ना कि ये ज़मीन आपके बाप दादा की ज़मीन है और एक दो पीढ़ी पहले थोड़ा कमजोरी आई तो किसी ने कब्जा कर लिया, आज आप वापस मजबूत हुए तो क्या करेंगे कि पुराना कागज दिखा के उससे उससे थोड़ा बढ़ाइए, कब्जा कर लेंगे। तो वो एक स्थिति यहाँ पर वो मानसिकता के लिए बता रहे हैं, एग्जैक्टली वही स्थिति नहीं है लेकिन वही मानसिकता है कि हम ले लें। यानी समस्या की जड़ में क्या है, पोजिशनिंग ऑफ यूरोप। इधर यूरोप है, इधर रसिया है, और बीच में बाधा क्या है, यूक्रेन। और क्या है कि टोटल यूरोप का सप्लायर रसिया है, रसिया से मैक्सिमम चीज सप्लाई है, और यहाँ पे सागर है जिस पर ज्यादा पार्ट पर, जैसा ही बता रहा था कि ज्यादा पार्ट पर कब्जा यूक्रेन का है। तो हम तेल पे तेल या गैस पे गैस भेज रहे हैं, पाइपलाइन भेज रहे हैं, यहीं पर ये पाइपलाइन का उसको सब में उसको शेयर देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि उसको, हाँ। तो ये यदि अपना ही हो जाए तो फिर तो जो है सब अपना ही रेवेन्यू। दूसरा, जो भी राष्ट्र महत्वाकांक्षी होता है वह सोचता है कि हम सुपर पावर बने। एक कंसेप्ट बना लीजिए, रसिया प्लस यूक्रेन इक्वल टू सुपर पावर। रसिया प्लस यूक्रेन इज इक्वल टू सुपर पावर, क्योंकि ये दोनों मिलकर बहुत ही मजबूत हैं। क्योंकि यूक्रेन भी किसी मामले में कम नहीं है, बहुत रिच है उसके संसाधन। खेती के मामले में भी पूरे वर्ल्ड का जो तेल है उसका 60% के आसपास अकेले वो पैदा कर देता है, सूरजमुखी का तेल। यूक्रेन, रसिया प्लस यूक्रेन इक्वल टू सुपर पावर। यदि दोनों देश मिल जाए, दोनों मजबूत है, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का टीम मिल जाए तो वर्ल्ड का चैंपियन टीम बन सकता है ना, कि उधर से शोएब अख्तर जैसे सचिन तेंदुलकर एक ही टीम में। तो वैसे ही रसिया प्लस यूक्रेन इक्वल टू अ सुपर पावर। रसिया माइनस यूक्रेन क्या होता है, एक बड़ा देश बनकर आ जाता है, सुपर पावर नहीं बन सकता। सोचिए ना कि सबसे बड़ा फाइटर ये कहाँ पर है, जहाज, यूक्रेन के पास। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूक्रेन के पास यूनिक है। तो यूक्रेन मामूली देश नहीं है। एक तो अपने स्ट्रेटेजिकल जगह पर है तो उसका लाभ लेता है, दूसरा स्ट्रेटेजिकल वहाँ पर चीज़ें रही। तो रसिया का टारगेट क्या है, इसी को कहते हैं, यह जब ज्योग्राफी के आधार पर पॉलिटिक्स हो तो क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिकल स्टेप्स। तो रसिया और का एक ड्रीम है, उसका नाम है, ये जो है रसिया प्लस यूक्रेन बराबर सुपर पावर, इसको कहते हैं जियो पॉलिटिकल ड्रीम। एंड इट्स जियो पॉलिटिकल ड्रीम ऑफ रसिया टू बिकम यूनिफाइड विथ यूक्रेन, टू बिकम सुपर पावर। ठीक है, बोले कि वो सब आंकड़ा हम लिखवा देंगे। मतलब यूक्रेन बहुत सारी चीज़ों को उत्पादन करता है जिस पर वर्ल्ड डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे गेहूं सबसे ज़्यादा, गेहूं का, सूरजमुखी का, मतलब खेती बहुत अच्छी होती है वहाँ। सनफ्लावर का बहुत बड़ा सीधे सामान्य महंगा नहीं हुआ, बहुत महंगा हुआ। आपको कंसेप्ट समझिए, देखिए कंसेप्ट समझेंगे तो सवाल कितना भी मोड़ के आएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा, डेटा रहेगा, कंसेप्ट रहेगा तो आप लिख देंगे। यह कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि आप गए और एकदम जैसा सवाल सोच के वैसा ही आया लिख दिए। इसीलिए टॉपिक पढ़ा जाता है, क्वेश्चंस नहीं पढ़े जाते, क्वेश्चंस का आंसर नहीं पढ़ा जाता है, टॉपिक्स पढ़ा जाता है। यदि रसिया यूक्रेन पे आप पढ़ लिए हैं, कुछ भी आएगा लिख देंगे। जैसे मैंने 5G पढ़ाया था, तो 5G पे कुछ भी आएगा तो आपका कलम नहीं रुकेगा यदि आपने PTR तैयार कर लिया तो। वैसे ही मैंने गांधी जी पे पढ़ाया था, गांधी जी का आपने वीडियो देखा था पहले वाले क्लास का, नहीं देख पाए, आप देखिए उसके बाद बात करिए, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि रसिया का एक जियो पॉलिटिकल ड्रीम था तो करने का। दूसरा, क्यों इसको कब्जा करना है, उसके 2-3 पॉइंट आप लिखिए कि पुतिन का जो जियो पॉलिटिकल ड्रीम है, जो भौगोलिक और राजनीतिक आकांक्षा है, उसका कारण क्या था, वो क्यों करना चाहते थे। तो पहला उसका टारगेट था रसिया का, यूक्रेन को कंट्रोल करना।
टू कंट्रोल यूक्रेन। आप लोग भी लिखिए, पीटी में भी काम आएगा, ऐसा नहीं। टू कंट्रोल यूक्रेन। दूसरा उसका कारण था कि वो नहीं चाहते थे, कौन, पुतिन, कि यूक्रेन का अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो। मतलब एक ऐसी स्थिति बने कि यूक्रेन एक पपेट नेशन बन के रह जाए। He also want Ukraine not to have its independent foreign policy. Independent foreign policy. वो नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की एक स्वतंत्र विदेश नीति हो। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं हो यूक्रेन की, तो क्या बना रहेगा? रसिया का प्रभुत्व बना रहेगा, रसियन डोमिनेशन बना रहेगा। यदि फॉरेन पॉलिसी नहीं रहेगी, कंट्रोल। रसिया ऐसा थोड़ी चाहता था, आज से पहले भी नहीं चाह रहा था, लेकिन ये नाटो ज्वाइन करने, रसिया हमेशा से चाह रहा था, यही तो इसका संकट है। वो तो मौका खोज रहा है। अमेरिका की ओर थोड़ा सा भी देखिए, जब ये जो डोनबस वाली जो मामला हुआ, इसके बाद इसने खुल के कहा कि हमको पूरा यूक्रेन ही चाहिए, और आज भी वही चल रहा है। अभी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? नेटो में चला गया होता तो अभी और बताएंगे, पूरा बात सुनिए, फिर लास्ट में क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? तो यह जियोपॉलिटिकल ड्रीम का ही हिस्सा है कि दे वांट टू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर यूक्रेन, दे वांट देयर डोमिनेशन टू बी देयर, अपना डोमिनेशन चाहते हैं, और दे डोंट वांट टू हैव यूक्रेन देयर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। क्लियर? क्यों? इसमें सबसे बड़ा यही पता है कि यदि यह सब नहीं होगा या होगा जो चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? रसिया प्लस यूक्रेन बिकम सुपर पावर। तो पुतिन की लंबी योजना में क्या है, इसका कहीं भी आंसर लिखिएगा ना, इस वर्ड को इंग्लिश में जरूर यूज कीजिएगा। इट वॉज अ जियो पोलिटिकल ड्रीम ऑफ रसिया टू बिकम सुपर पावर विथ यूनिफाइड यूक्रेन, ठीक है? और हिंदी में लिखेंगे तो उनका एक राजनीतिक और भौगोलिक लक्ष्य, आकांक्षा है कि हम उसके साथ मिलकर एक सुपर पावर बने, महाशक्ति बने। तो यह टेंशन ऐसा नहीं है कि आज से है, ये बहुत पहले से, जब से अलग हुआ तब भी वो अलग हो, उसके बाद से महत्व तो था ही। तो महत्व में हमने बताया ही कि ये जो रास्ते हैं, इसी रास्ते से व्यापार है, अब यहीं पर ये है, ये नहीं रहता तो यहीं से नहीं यहाँ व्यापार होता है, यहाँ पर सारा चीज़ रहता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। 2014 में क्या हुआ था? क्रीमिया का आक्रमण, किस कारण से? और उसको कब्जा में कर लेना। कब्जा में कर लेना। तो ड्रीम तो बताया ना कि टारगेट क्या है, 14 से ही लगा हुआ, 14 से नहीं, 91 से ही लगा हुआ, अलग हुआ तब से, ठीक है? तो लिखिए 2014 फरवरी में, ऐसे आंसर टाइप से नहीं, फरवरी में हुआ था या कब हुआ था पता नहीं, 2014 ही लिखिएगा। क्या तीसरा रीजन? मतलब कंट्रोल, दूसरा इंडिपेंडेंट पॉलिसी रोकना, और तीसरा था रसिया के प्रभाव, रसियन डोमिनेशन। क्रीमिया में क्या हुआ 2014 में कि एक पॉलिटिकल टर्मोइल आया, यानी कि राजनीतिक भूचाल, उठापटक, राजनीतिक तौर पर एक उठापटक आया। तो इसको याद रखिएगा, 2014 में क्रीमिया में राजनीतिक उठापटक आया, ठीक है? इंग्लिश में लिखेंगे तो पॉलिटिकल टर्मोइल आया, और उसमें रसिया ने इन्वेड किया। इन्वेड मतलब आक्रमण, रसिया ने आक्रमण किया, और आक्रमण करके क्रीमिया को कब्जे में लिया। लेकिन उसकी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी उस समय, क्योंकि विश्व का पूरा मानसिकता इसके साथ नहीं था। तो वहाँ पर एक जनमत संग्रह भी फौरी तौर पर कराया गया, और तमाम चीज़ों के बावजूद रसिया ने उसको पपेट गवर्नमेंट बनाया। वहाँ पर गवर्नमेंट बना, रसिया का डायरेक्ट नहीं रहा, लेकिन पपेट गवर्नमेंट बना, और एक तरीके से वह रसिया ही समझिए कि वहाँ पर रूल कर रहा है, ठीक है? तो यह जो क्रीमिया है उसका लोकेशन इस जगह पर है, यहाँ पर, इस जगह पर जो नीचे आया हुआ पार्ट है ना, यहाँ पर है, ये रसिया है। अब इस जगह पे 2-3 और जगह है, यदि कब्जा होता तो कम से कम यहाँ तक का तो एक्सेस बनता ना, जो हमको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ तक का तो इतना रास्ता बनता।
अब इस चित्र को थोड़ा सा थोड़ा और बड़ा कीजिए। जैसे ये यूक्रेन वाला है ना, इस पार्ट को यहाँ रखिए और इधर केवल आर लिखिए, इधर केवल यूरोप लिखिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र, 3 क्षेत्र है ना। अब इस तरीके से यूक्रेन 3 भागों में बटा हुआ है। जो क्षेत्र रसिया के नज़दीक हैं उसमें रसिया का इन्फिल्ट्रेशन है। जैसे हमारे जो भी बाउंड्री वाले क्षेत्र हैं वहाँ बांग्लादेशी ज़्यादा घुसे हुए हैं, तो वहाँ यदि जनमत संग्रह कराइएगा तो सब जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन कर रहा है। इन्वेडर्स हैं, अराजकतावादी हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, या फिर आतंकवादी हैं, या फिर बाहर से प्लांटेड आदमी हैं, पता नहीं। और कुछ सिंपैथी भी होती है। जो बॉर्डर पे होता है ना, उसको पाकिस्तान का आदमी भी बहुत प्यारा ही लगता है। हम लोग भी जब बॉर्डर पे जाते हैं तो पहले हाथ ही मिलाते हैं, नहीं। तो इन जगहों पर इसकी सिंपैथी टुवर्ड्स रसिया है, इस एरिया की, आदमी की भी और वहाँ के जो इंसर्जेंट्स हैं उनके भी। और इनकी सिंपैथी जो है टुवर्ड्स यूरोप है। पहनावा रहन सहन भी देखिएगा ना, तो इन लोगों का ज़्यादा रशियन टाइप का है, इनका ज़्यादा यूरोपियन टाइप का है। कल्चरली वो ज़्यादा, तो कल्चरल एसिमिलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब मान लीजिए अमेरिका जब बांटा गया तो ऐसे बांटा गया, ये सब स्टेट्स बन गए अमेरिका के, सीधी लाइनें खींच दी गई, 50 राज्य बन गए, झंडा पे 50 को सितारा बना दिया गया, हुआ कि अभी ये हमारा झंडा है। सबका अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है, सबका अलग अलग न्याय व्यवस्था है, कुछ फेडरलिज्म का तत्व है जो बांधे हुए, अदरवाइज सब इंडिपेंडेंट। अमेरिका में सही हुआ। भारत में क्या हुआ, भारत में जब राज्य बांटा गया तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। क्यों? इतना दूर में सब जो है तेलुगु बोलने वाला है, तो भाषा के संस्कृति के आधार पर हमने एक जगह रखा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम भी खींच देते हैं ऐसे, तो ऐसे खींचे तो मान कि तेलुगु वाला तमिल में, कन्नड़ वाला उधर मिलकर अटर पटर कर रहा है, फिर रोज खतरनाक सिचुएशन है। फर्स्ट टाइम वही हुआ था, कोशिश कर रहे थे, तो भाई श्रीधर रामलू बैठ गए 53 दिन 54 दिन, कितना दिन बैठ। तो ये नहीं है। मान लीजिए भोजपुरी स्पीकिंग है लोग, उनको एक जगह रखा गया तो एक भोजपुरी जगह बोला, लेकिन देखा कि तो बहुत जगह है, तो कितना जगह रखिएगा, गाजीपुर से लेकर बलिया बेतिया तक सब यही लोग। फिर भी इस तरीके से बंटवारा ज़्यादा अच्छा नहीं है, यही बंटवारा ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ बंटवारा तो ऐसा हुआ नहीं। तो इन लोगों की सांस्कृतिक संरचना समान होने के चलते, भाषाई आधार पर कुछ नज़दीकी होने के चलते और भौगोलिक आधार पर नज़दीकी होने के चलते 3 आधार मिल गए इनको, सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक। इन तीनों के चलते इनकी सिंपैथी इम्पैथी जो कहिए वो रसिया के साथ। और ये जो इधर का मामला है, इनका भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक ज़्यादा जुड़ाव इसके साथ। तो 4 प्रांत है जो रसिया के पक्ष में होता है। हाँ, वही उसी बात को हम सुनाना चाह रहे हैं। हर साल अपना ये वीडियो ऑफ कर लीजिए, आवाज़ सुनिए केवल, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ रही है। अब इनका क्या होगा, इनमें दोनों का मिक्सचर रहेगा। ये क्लियर हो गया? या केवल आदमियों तक होता तो ठीक रहता। संकट कहाँ पर आया कि अब यहाँ पे बने राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट बने, तो एक प्रेसिडेंट आया तो उसका झुकाव इधर है, इधर वाला गुट से चुना के आ गया, तो वो प्रो यूरोप है। अगला आया तो वो आ गया प्रो रसिया, और एक आया जो कि नेशनलिस्ट है, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। 3 तरह के लोग हो गए। सरकारें भी वहाँ पर एक जैसी सोच वाली नहीं रही। व्यक्ति में भी एक लगाव है, और जब संस्था यहाँ पर आया उसका भी एक लगाव दोनों तरफ है। और ये दोनों तरफ यूरोप और रसिया नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा, क्या नाम है वो अपने, क्या नाम है आपका, इन्होंने जो बात कही कि अब इसका क्या है, ये पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट थ्योरी है। पूंजीवादी वर्ग है यूरोप, कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन, जर्मनी एंड अदर मेजर कंट्रीज, एंड अफेक्टेड एंड एक्चुअली रिलेटेड विथ अमेरिका। अमेरिका के साथ इनका क्लोज टाई अप है। तो ये कैपिटलिस्ट की नजदीक जाएगा। और ये क्या है, या तो कम्युनिज्म है या फिर सोशलिज्म है। तो विचारों का भी संघर्ष हो गया।
तो सामान्य संघर्ष तो खत्म हो जाता है, विचार का संघर्ष खत्म नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष किसी का होता है? अर्थ का। इसीलिए देखिएगा दंड जो दिया जाता है ना, अर्थ दंड ही दिया जाता है, क्योंकि अर्थ दंड काम कर जाता है और नुकसान भी नहीं करता, सीधे सटीक हमला करता है। आप नहीं आइए, ठीक, कोई बात। ऐसे कोई आपके घर में अपने मेड रखा है और वो काम पे नहीं आ रही है टाइम पर, केवल बोल दिएगा कोई बात नहीं, जितना दिन नहीं आओगे उतना दिन का सैलरी कटेगा, देखिएगा कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हाँ, ये तो पूरा गड़बड़ भी हो सकता है, बात सही है। तो ये आपका कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर हो गया कि रसिया के नज़दीक होने के चलते यहाँ पर और यूरोप में नज़दीक होने के चलते यहाँ पर अलग अलग समूह बना, जिसकी मानसिकता अलग अलग रही। चलिए आगे बढ़िए। अब दो क्षेत्रों के नाम याद कर लीजिए, यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। पीटी में वोकल नहीं होने से काम चलता है, मेंस में वोकल नहीं होने पर काम नहीं चलता है, बोलना पड़ेगा, ठीक है। इन दो क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन क्षेत्रों पर सबसे पहले विवाद हुआ? बेलारूस, डोनबास, हाँ वेरी गुड, ये नाम है लोहांस्क। पहला नाम क्या है? लोहांस्क, आपने जो बोला ठीक है, लोहांस्क। और दूसरा का नाम है डोनेट्स्क, स्पेलिंग लिखिए DONETSK, DONETSK। ये दो जगह हैं, इन दोनों को कंबाइन जब करते हैं तो इनको कहते हैं डोनबास। क्लियर है? यह हुआ एरिया, लोहांस्क एरिया, यह हुआ डोनेट्स्क एरिया, और यह हुआ डोनबास रीजन। ये दोनों कहाँ पर था? इस जगह पर, ये वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ रसिया है, इस जगह पे लोहांस्क की जगह डोनेट्स्क है, तो ये डोनबास एरिया कहते हैं इसको। अब इस पे क्या किया रसिया ने? खुद हमला नहीं किया, रसिया के अलगाववादी गुट ने हमला किया। किसने? रसिया के सेपरेटिस्ट ग्रुप ने, और इन लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। तो जब रसिया के सेपरेटिस्ट ग्रुप ने इस पर हमला किया तो दो ग्रुप बना। जैसे ये डोनबास एरिया है, इसको बड़ा में ले लीजिए। अब इधर से रसिया और इधर से यूरोप। तो रसिया के सपोर्ट में तो कोई नहीं है, अकेले रसिया है, लेकिन इसके सपोर्ट में कौन है? नाटो। और नाटो सपोर्ट में है मतलब अमेरिका। सारा समस्या है, ठीक है। अब इसने क्या दिया? ये इधर से रसिया किसको सपोर्ट कर रहा है? आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप को या मिलिटेंट्स को, हथियारबंद उग्रवादियों को, आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप। और ये जो है सपोर्ट कर रहा है किसको? यूक्रेन को। कौन सपोर्ट कर रहा है? सॉरी, यूरोप प्लस नाटो, हाँ ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। या किस किस चीज से सपोर्ट कर सकते हैं ये लोग? इकोनॉमिकल, हथियार से, और जब तक ये नाटो का मेंबर नहीं है तो ये लोग डायरेक्ट वार नहीं कर सकते, फिर वो अलग इम्प्लीकेशन होगा। लेकिन हथियार का सपोर्ट तो दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, और उल्टा इसके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। तो ये लोग किए उस समय, बड़ा छोटे और दबे जवान में, ज़्यादा लंबा नहीं किया। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा कि अब कैजुअलिटी ज़्यादा होने लगी। कुछ आंकड़ा लिख लीजिए राइटर्स के हिसाब से, होगा तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शुरू तो हुआ, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वर्ल्ड की एक फेमस न्यूज एजेंसी है राइटर्स, REUTERS, राइटर्स, REUTERS, राइटर्स, राइटर्स, REUTERS, लेकिन बोलते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? राइटर्स। तो राइटर्स ने अभी से 3 घंटे पहले जो आंकड़ा दिया है, देखिए ये क्लास जो आप कर रहे हैं इसके 3 घंटे पहले का आंकड़ा है जो हम बता रहे हैं आपको, तो अभी तक के लिए लेटेस्ट है।
3 घंटे पहुंचे, वो क्या करता है ना, उसने एक मीटर लगा दिया है, 2 आदमी मरता है उसमें जोड़ देता है। तो ये आंकड़े बढ़ घट सकते, घट तो नहीं सकते हैं, जो मर गया उसकी संख्या कम क्या होगी, लेकिन ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो आगे यदि बढ़ा हुआ आंकड़ा मिले तो घबराना नहीं है, ये अभी से 3 घंटा पहले का आंकड़ा है। देखिए 29,916 डेथ, और सोर्स भी लिखिएगा राइटर्स के हिसाब से, ठीक है ना। 29,916 लोगों की मृत्यु इस युद्ध में, ये जो संघर्ष हुआ है रीजन को पकड़ने के बाद, 31 तारीख को जो घोषणा किया, 24 तारीख को जो आक्रमण हुआ, और उसके बाद जो चीज़ें हुई उसमें ये। उसके बाद एक दूसरा आंकड़ा है घायल लोगों का, 53,616, 53,616, 53616, 53,616 लिख लिया। और जो लोग सबसे बड़ा ऐसे युद्धों में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, इमिग्रेशन होता है, प्रव्रजन होता है, और वो अभी फोर्स्ड, आप नहीं जाना चाहते हैं लेकिन जाना है, और कब तक के लिए जाना है पता नहीं, और जब आना है तो क्या बचा हुआ मिलेगा पता नहीं, क्योंकि सब कोई चला गया। ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग का जान बहुत प्यारा, हम लोग जा रहे हैं, पापा आप रहिएगा यहीं पर, ऐसा हो सकता है? पापा बोले कि नहीं हम भी जाते हैं, आप भी लोग रहिए, तब क्या हो जाएगा? तो फुल क्या सेकेंड डाटा घायल लोगों का 53,616, 53616, ठीक है। तो जब आप लौट कर आते हैं तो मालूम चला कि वो आप ही के घर पे बम मारे हुए हैं, नहीं मारा है तो चोर घुस के सब लेके चला गया, बोला कि रसियन आया था। तो ये विस्थापित लिखिए, यानी कि जो लोग अलग जगहों पे गए उनकी संख्या 1.4 CR एज ऑफ नाउ। अभी तक 1,40,40,00,000 लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं, और इसमें से मान के चलिए कि 1 करोड़ लोगों को पुरानी जिंदगी वापस कभी नसीब नहीं होगी। 1,40,40,00,000, 14 मिलियन हो गया मोटा मोटी, नहीं, 1,40,40,00,000 विस्थापित हो चुके हैं। और ये विस्थापित कहाँ होंगे? कुछ तो यहाँ छोड़ के रसिया चला गया, कुछ इधर यूरोप के पोलैंड, यहाँ पे जो देश है, बाकी जो सटे रोमानिया है, ये सब जो देश है, बेलारूस, तो ये 7-8 देश हैं, उनके नाम भी याद रख लीजिएगा कि इनमें लोग जाएंगे। पीटी के लिए यह देखना होगा किस में ज़्यादा लोग गए, किस देश में ज़्यादा गए, ये पीटी का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया। जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं, हम उसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, देख तो लिए लेकिन हमको खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा आंकड़ा कैसे हो सकता है। जैसे लिखा है कि जो बिल्डिंग्स और बाकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे उनका जो नुकसान हुआ है अभी तक, उसका एक आंकड़ा दिया है। वो आंकड़ा है भवन आदि का सम्मिलित नुकसान की कीमत दिया है 35 TCR डॉलर, ऐसे लिखा हुआ है 35 T कैपिटल CR, और डॉलर यहाँ लिखा जाता है शुरू में, डॉलर यहाँ, डॉलर कितना हो गया 35 TCR। देखिए तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, क्रॉस चेक कीजिए तो मोबाइल पर भी। ट्रिलियन डिवाइडेड, ये मतलब कि मल्टीप्लाइड विथ करोड़, ये ट्रिलियन है तो हमको क्या जीडीपी 5 ट्रिलियन में कितना टाइम लगेगा? 35 का नुकसान हो चुका है। नहीं, ट्रिलियन करोड़ का नुकसान हो चुका है। करोड़ का नुकसान हो चुका है। हम लोग का 5 ट्रिलियन जीडीपी जाना है, अभी हम लोग 2047 तक जाएंगे। और क्या है? नहीं हो सकता है, पूरा यूक्रेन भी जाएगा तो नहीं होगा। हाँ, वो तो युद्ध के समय तो करते ही हैं लोग। यूक्रेन का जनसंख्या कितना है देखिए तो, क्योंकि ये ऑफिशियल आंकड़ा है रॉयटर्स का, मतलब पूरा का पूरा शहर खाली हो गया ना, इसका मतलब कितना आ रहा है, कोई चेक कर रहा है? 35 TCR मीन्स व्हाट, कैपिटल T स्मॉल CR।
क्या हर एक ट्रिलियन में 1 लाख होता है, 5 ट्रिलियन करोड़ वो तो पता है कि कितना है वो, ये डेटा सही है। ये हो सकता है कि करोड़ एक्स्ट्रा लिख दिया हो, क्योंकि जब ट्रिलियन में डेटा दे रहा है तो करोड़ अलग से क्यों देगा। 35 ट्रिलियन हो सकता है, नहीं। चलिए, उसको अभी सब्जेक्ट टू चेक लिख के और उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि गलत आंकड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ लगता है कि टेक्निकल, हमको भी इसमें शक हुआ, इसीलिए हमने इतना इसको लिख किया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है। तो 35 बिलियन या ट्रिलियन रखिए, जैसा होगा उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ट्रिलियन हमको भी लग रहा है ट्रिलियन बहुत ज़्यादा होता है, तो बिलियन डॉलर 35 क्या 50 पार कर गया होगा, बिलियन में 50-60 मान सकते हैं। आप कितना बोले? 564 बिलियन की मिलियन? बिलियन बिलियन 564 बिलियन, ये भी बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसका एक आंकड़ा, तो ऐसा कीजिएगा ना, परीक्षा हॉल में यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐसा करके गोल शब्द का प्रयोग कीजिएगा, जहाँ आंकड़ों पर थोड़ा संदेह तो चेक किया जाएगा। यह मामला उस समय ज़्यादा बढ़ गया था, जैसे कि जब वो जो दो ये क्रीमिया वाला युद्ध हुआ था ना, और उसके बाद ये जो दो जगह थे डोनेट्स्क और लुहांस्क, तो इसको इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर मान्यता दे दिया था रसिया ने। कब? 22 में, 2022 में मान्यता दिया। उसके बाद से बाकी लोग उसको मान नहीं रहे थे, तो इंडिपेंडेंट मान्यता दे दी। तो फिर उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ इन लोग का, हाँ, इसी ये डोनबास रीजन पर ही एक इन लोग का मीटिंग हुआ, और इस मीटिंग को में जो एक बात सामने उठ के आई, उसको कोई नहीं माना। उस मीटिंग को ही कहते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। मानता नहीं है, तो पहली बार इसी मैटर पर मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ। इसी के बीच में होगा ही ना, तो मिन्स्क एग्रीमेंट लिखिए। क्या लिखिए? मिन्स्क जो कब्जा हो गया इन दोनों जगहों पर, ये तो पहले हुआ था, ये तो अभी का मैटर है नहीं। 14 में क्रीमिया पे हुआ, उसके बाद 20 उसके आसपास इसको कर लिया। 21-22 में जाके इसने 2022 में रसिया ने कहा कि मान्यता दे देते हैं, ये हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। लेकिन एक्चुअली में वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे स्टेट्स हैं? उनको कहते हैं पपेट नेशन। पपेट का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे करेगा, यानी हाथ किसी और का, मुंह उसका चल रहा है। तो ये 2022 वाले की बात कर रहे हैं, ये तो कई बार हुआ, लेकिन सेकेंड वाले की जो लेटेस्ट वाला है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना, कब हुआ था? फरवरी 2015 में। 15 में, टू क्रीमिया के बाद, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि मिन्स्क एग्रीमेंट कभी भी हुआ उसका मतलब नहीं है कि उसमें क्या मैटर था। ध्यान रखिए, मिन्स्क एग्रीमेंट में रसिया को क्या करना था कि अपने फोर्सेस को वहां से हटा लेना था। मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ क्रीमिया वाले एनेक्सेशन के बाद। क्रीमिया वाले को क्या बोलते हैं? एनेक्सेशन। और एनेक्सेशन के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, और डेट देख लीजिएगा कब हुआ, हमको एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। वह उसमें तत्व क्या था कि वहाँ से अपने फोर्सेस को, रसिया को हटा लेना था, और यूक्रेन को क्या करना था कि उस टेरिटरी में एंटर तो कर सकता था, लेकिन उसको ऑटोनॉमी देनी थी। क्या क्या शर्त था? कि आपको अपने फोर्सेस को हटा लेना है, रसिया को, रसिया हैज टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस, और यूक्रेन को क्या करना है? यू कैन एंटर द स्पेस अगेन बट विथ मोर ऑटोनॉमी टू द प्लेस। उस जगह को और ऑटोनॉमी देनी थी, स्वतंत्रता देनी थी, स्वायत्तता देनी थी, ठीक है। स्वतंत्रता और स्वायत्तता में थोड़ा फर्क है, ठीक है। उसमें बाहरी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल आप रख सकते हैं, इंटरनली उसको कई चीज़ों में स्वतंत्रता देते हैं, तो उसको स्वायत्तता बोलते हैं, ठीक है। तो यह ना तो रसिया माना इसको और ना यूक्रेन माना, लेकिन आपको ध्यान रखना कि मिन्स्क एग्रीमेंट का जिक्र आप जरूर अपने आंसर में कर देंगे, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र, तो 15 में ही जो बातें आई ना, उसी को नहीं माना, 15 वाले को, ठीक है। ठीक है, तो पपेट गवर्नमेंट वहाँ बना रहा है, वहाँ रिपब्लिक है। वो लोग अपने आप को क्या करता है, ये अपना नाम में रिपब्लिक लगाता है। लुहांस्क भी अपने नाम में रिपब्लिक लगाता है, तो ये लोग पपेट गवर्नमेंट है। रसिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैस का सप्लायर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, और सप्लायर है तो भारत थोड़ा भेजेगा ज़्यादा, बीच में बहुत रास्ता खराब है।
तो सबसे आसान है यूरोप भेजना। तो यूरोप जो जाता है ना जिस जहाज से, उस जहाज का पानी जो है यूक्रेन का है। उस जहाज जहाँ से गुजरना है वो समुद्र यूक्रेन का है। तो युद्ध अभी चल ही रहा है, हम लोग इस पर अभी फाइनल कंक्लूजन नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए ये जो नेटो कंट्रीज हैं या अमेरिका लेड कंट्रीज कहिए, ये लोग क्या करेगा, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहा है अब। ये युद्ध क्या यूक्रेन का बस का बात था इतना दिन लड़ लेना, 4 दिन में उखाड़ के फेंक देता, लेकिन इतना लंबा ये कैसे खींच गया। युद्ध में सबसे जरूरत पड़ती है किस चीज़ का, जैसे युद्ध हुआ तो आर्म्स एम्यूनिशन का, उसका एकदम मतलब इतना सप्लाई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और भी सब पैसा से खरीद के आपको जो दे रहा है सब पैसा, सब व्यापार कर रहा है। ठीक है, तो लिखिए ये लोग डायरेक्ट साथ नहीं दे सकते हैं, अमेरिका यूक्रेन का डायरेक्ट साथ नहीं दे सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, गुड्स की सप्लाई। पहला आइटम है गुड्स, इसको क्या बोलते हैं, रसद। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्म्स, आर्म्स एंड एमुनिशन, यानी हथियार और गोला बारूद। तीसरा जो ट्रांसफर कर रहा है वो क्या कर रहा है, तकनीक, टेक्नोलॉजीज। तुम ड्रोन से ही जाके मार दो, हम तुमको दे देते हैं, उसका टेक्नोलॉजी दे रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों का। और एक होता है माहौल बनाना। ठीक है, इसको मोरल सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसके थ्रू क्या यूज कर रहा है, मीडिया का, मीडिया के थ्रू। देखिए कि पूरे वर्ल्ड में रसिया का इमेज कैसा बनाया जा रहा है, एज ए क्रिमिनल, विलेन की तरह। तो यह सपोर्ट है, और इसमें उसका सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा पपेट का उदाहरण कौन सा संस्था है, यूएन, अमेरिका का पपेट। किसी चीज पर डिसीजन ले ही नहीं सकता है, लेकिन कहता है कि हम सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये इस सब चीज़ों का आप चार्ट बनाइएगा तो अच्छा लगेगा इस आंसर में। यह इनडायरेक्ट सपोर्ट में इतना सपोर्ट है, डायरेक्ट आएगा तो क्या करेगा, परमाणु बम बच गया आप, और तो कुछ बचा नहीं। वैसे भी अभी ट्रेंड चला हुआ है, जो लाफ्टर चैलेंज में भाग लीजिए और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाइए। यह जो जेलेंस्की वहाँ का राष्ट्रपति है, वो वहाँ पे लाफ्टर चैलेंज का विजेता, लाफ्टर चैलेंज का विजेता था। तो लाफ्टर चैलेंज करते रहिए, हंसते रहिए, बहुत आगे जाइएगा। ये हम लोग शुरू से सुनते थे, लेकिन इतना आगे जाइएगा कि अब समझ में आया। तो ये बेसिक बातें हैं, डेटा है। अब इसमें देखिए जो कंसेप्ट क्या है, रसिया का अभी कुछ नहीं है। अभी क्या देखिएगा कि जब भी अब बैठक होता है, कहाँ होता है, मिन्स्क में होता है। मिन्स्क कहाँ की राजधानी है, बेलारूस की, बेलारूस की। तो रूस चाहता है कि रसिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीनों एक है। बेलारूस ऑलरेडी सपोर्टिव है रसिया, वो रसिया के जैसा है ही, जो रसिया बोलता है वही वो करता भी है। तो इसको ले ही लिया है और इसको ले ही लिया है, यहाँ तक तो ये वाला लिया ही है। थोड़ा सा और आगे जाएगा तो यूरोप में इधर से इसको बाउंड्री बनाना है, फिर कहाँ जाएगा, लेसोथो बन जाएगा ये। नहीं, कहने का मतलब है कि बेलारूस, बेलारूस, रूस और यूक्रेन, रूस की चाहत है कि यह तीनों एक हो जाए। रूस की चाहत है कि बेलारूस, यूक्रेन और रूस एक साथ हों और इन सबका कॉमन पॉलिटिकल डेस्टिनी हो, यानी एक ही राजनीतिक लक्ष्य हो, एक ही राजनीतिक भविष्य हो, अभी भी और बाद में भी, यानी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC नहीं है, मतलब वैसा ही कुछ है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी प्रेजेंट में भी ऐसा ही चाहता है और फ्यूचर भी ऐसा ही बना रहे। तो कहीं पर अलग से ये बेलारूस, यहाँ पे लिख दिया रसिया, और यहाँ पे यूक्रेन, इन तीनों को अलग बना दीजिए और ऐसे करके, और इसको ऐसे करके। इसी का ड्रीम है, दैट इज द जियोपॉलिटिकल ड्रीम ऑफ मिस्टर पुतिन।
युद्ध तो तभी होता ही है जब एक आदमी अहंकार में आता है, लेकिन यह आदमी होता क्या कि देखिए कि जितना युद्ध हुआ ना, तो एक आदमी गलती करेगा शुरू में, लेकिन बाद वाला उस गलती पे गलती करते रहेगा, लेकिन पहला गलती को याद दिलाते रहेगा कि यही किया था। मतलब पहली गलती करना इतना बड़ा अपराध कर दिया जाता है कि पूरा महाभारत में दुर्योधन ने पहली गलती की, कौरवों ने इसको अभिमन्यु को मारा धोखे से पहली बार। उसके पहले धोखा नहीं हुआ था पूरे महाभारत में, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु को धोखे से मार दिया गया, उसके बाद ने तो धोखा का झड़ी लगा दिया पांडवों ने। जितने साइबर अपराधी थे सबको धोखा से किया। ठीक है, तो अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो बात आता है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इसका सेकंड पार्ट है। तो मेन क्वेश्चन जो होगा कि भारत पर इसे रूस यूक्रेन का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बताए थे, बहुत ही सिंपल करके कल आपको बता देंगे कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। हम हमेशा बताया इकोनॉमिक इफेक्ट, इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, और इसका सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी पॉलिटिकल। ठीक है ना, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इन तीनों को। सांस्कृतिक प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है, उसका अलग चीज़ है। इन तीनों को कल कर लेंगे तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ हम एक छोटा सा और एलिमेंट कर देंगे इस प्रभाव के साथ साथ, जो कल आपका छूट गया था, मौर्य कला को भी कल खत्म कर देंगे, यानी इसका भारत वाला पार्ट और मौर्य कला।